बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो पूरे साल होती है, पढ़ाई तो चलती रहेगी। उसको लिंक डिलीट कर दिया ना, छोड़िए। हाँ, तो तो आगे क्या डिफाइन करना है? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बताओ भाई, इसको ई एक्स से डिनोट करते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, ई एक्स है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो मैं पहले डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस के अलग अलग डिफाइन करूंगा, है ना। तो डिस्क्रीट पीएमएफ के थ्रू डिफाइन हो रहा था, और कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों का अलग अलग डिफाइन कर देता हूँ। पहला है, मान लो डिस्क्रीट के लिए कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, विथ पीएमएफ। तो ये दे रखा होगा आपको, है ना, पीएमएफ दे रखा होगा, ये गिवन पीएमएफ होगा यहाँ पे। अब देन तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन लिखते हैं या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, या सिर्फ यहाँ क्या लिखा है इन्होंने वर्ड में, अच्छा यहाँ पे थे ना, तो इन्होंने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लिखा है, हाँ, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस है ना। सो मोमेंट्स, तो मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन लिखूंगा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ लिखने का मतलब वही मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। सो यहाँ पे होगा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन होगा ई एक्स इज इक्वल टू समेशन। अब कैसे लिखना चाहोगे, या तो पीएमएफ दे रखा होगा तो, सर एक्स पी एक्स। हाँ, या तो ऐसे समझो एक्स इंटू पी एक्स, तो पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी एट एक्स, यही पी एक्स है मेरा। अब एक्स की जो भी सपोर्ट होगा, है ना, तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ एक्स, या आप चाहो तो एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है ना। सो ये इसका डेफिनेशन है कि एक्स इंटू दिस, बट कंडीशन है यहाँ पे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या होगा, समेशन मॉड एक्स इंटू, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने चाहिए, मतलब एक सीरीज ही तो है, तो इस सीरीज, ये सीरीज का जो सम होगा, दैट सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस। बट ये एक्सपेक्टेशन तब डिफाइंड है व्हेन दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है ना, इसका मॉड भी फाइनाइट हो, खुद तो फाइनाइट होगा ही, इसका मॉड भी फाइनाइट होने चाहिए। सो अगर आप मॉड ले लोगे तो पॉजिटिव है, इसमें मॉड काम करेगा नहीं। तो मतलब दिस सीरीज हैज टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तभी जाके एक्सपेक्टेशन का ये डेफिनेशन होगा, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन इज नॉट डिफाइंड, ये या डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, दिस प्रोबेबिलिटी एक्स, एक्स फ्रॉम जो भी सपोर्ट है, या कुछ नहीं तो ये लिख लो, दिस शुड बी फाइनाइट, है ना। तो जब हम लोग लेस देन इन्फिनिटी लिखते हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये जो सीरीज है, दिस शुड कन्वर्ज, तो दिस सीरीज शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो मतलब इसका मॉड लेने पे भी सीरीज का सम फाइनाइट होने चाहिए, कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन है डिस्क्रीट के लिए। सेम चीज कॉन्टिन्यूअस के लिए होगा कि लेट x is continuous random variable, x is continuous random variable with pdf fx, देन जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज डिफाइंड एज, तो यहां पे आएगा आपके पास कि ई एक्स जो वैल्यू है, इंटीग्रल x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड कि समेशन मॉड, अच्छा सॉरी समेशन नहीं, अगेन ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, है ना। सो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करना चाहिए एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली कब कन्वर्ज करेगी, जब मॉड ले लेंगे फंक्शन का, स्टिल इंटीग्रल फाइनाइट आएगा। तो ये आ जाएगा प्रोवाइडेड कि ये इंटीग्रल शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास मॉड एक्स इंटू
एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स ये फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके एग्जिस्ट करेगी। बाकी एक मैं थ्योरम लिख देता हूँ या रिमार्क लिख देता हूँ, थ्योरम ही लिख देता हूँ। सो जस्ट बाकी क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। सो थ्योरम ये है कि ई एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों इक्वल होगा, है ना, समझने क्या समझना है तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ई एक्स एग्जिस्ट करेगी तो ई मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों इक्वल है ना, कुछ बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कहा है कि ये फाइनाइट होगी तब मीन का ये डेफिनेशन है, ये वाली चीज फाइनाइट होगी तब मीन का ये डेफिनेशन है। सो ये एक्चुअली पता है क्या है, ये ई मॉड एक्स है एक्चुअली, तो ये फाइनाइट होगी। तो है ना, इसको अगर मैं इसी डेफिनेशन पे इसको एक्स मॉड एक्स रख दूं तो क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ मॉड एक्स हो जाएगा। इस एक्स को मैं मॉड एक्स रख दूं तो यहाँ मॉड एक्स हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली ई मॉड एक्स है, ये ई मॉड एक्स है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मीन तभी एग्जिस्ट करेगी जब ई मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगी, जब ई मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगी तो मीन भी एग्जिस्ट करेगी ई एक्स। तो मीन को ही एक्सपेक्टेशन बोलूंगा मैं। तो ये रैंडम वेरिएबल का मीन है, आगे इसको डिफाइन करूंगा। सो मीन इज द एक्सपेक्टेशन ओनली। तो ई एक्स जब एग्जिस्ट करेगी तो ई मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगी, ई मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगी तो ई एक्स भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। किसी को पूछना है इसमें कुछ, फिर क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेशन देख लो एक बारी। सर हम्म सर एक्स सर ई एक्स और ई मॉड एक्स अलग अलग क्यों है? वहाँ पे एक्स है तो पॉजिटिव ही ना, मॉड एक्स भी पॉजिटिव ही रहेगा तो। कहाँ लिखा है एक्स पॉजिटिव है, कहाँ दिख रहा है तुम्हें। जो समेशन एक्स पी एक्स और इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स है, फिर यहाँ कहाँ पे से ई एक्स, एक्स। कहाँ से कहाँ तक है, अच्छा हाँ एक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ना, तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, कहाँ पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल हो जाएगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो दोनों इक्वल ही हो जाएगा फिर तो ये है। तो ई मॉड एक्स और ई एक्स इक्वल ही हो जाएगा जब एक्स पॉजिटिव होगा तो। सिमिलर अगर इसको जनरलाइज करें, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ रहे थे कि y इज इक्वल टू जी एक्स है। तो देखो जी एक्स है, अब आपको क्या करता है, वो लोग आपसे पूछ देगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालो। तो जैसे अब अगर मुझसे कहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई पूछ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वाई का पीडीएफ निकालें, वाई के पीडीएफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे मेथड तुम्हारा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो जैसे y बराबर जी एक्स है, अब मुझे क्वेश्चन में पूछता है ई ऑफ वाई बताओ, तो हमें y का पीडीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल के करोगे, अगर पीडीएफ निकालोगे y का देन मीन निकालोगे तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ई ऑफ वाई है तो एक तरीका है कि तुम वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, है ना, दूसरा तरीका है तो ये, एक तो ये सीधा तरीका ये हो सकता है कि ई ऑफ ये जी एक्स हो गया, और ई ऑफ जी एक्स अगेन डिपेंड करता है एक्स डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं पहला चलो मान लेता हूँ कि एक्स इज डिस्क्रीट, अभी है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मान लो, तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा समेसन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स फ्रॉम जो भी सपोर्ट है इसका, या कुछ नहीं है तो ये लिख देंगे। अगेन ये वैल्यू डिफाइन तब होगी प्रोवाइडेड, तो यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन है कि ई ऑफ जी एक्स को हम ये तब लिख पाएंगे अगर मुझे पता हो कि, या हम श्योर हैं कि समेसन मॉड ऑफ जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट है, मतलब फिर से दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, तब जाके हम बोलेंगे कि ई एक्स का ये डेफिनेशन, ई ऑफ जी एक्स का वो डेफिनेशन है, ठीक है। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस के लिए ऐसी होगा। अच्छा दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, दूसरा अप्रोच ये होगा कि हम y का पीडीएफ निकालें। अब मान लो ऐसा है, अब दोनों केसेस हैं यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे एक तरीका ये है, मैं बोल रहा हूँ कि तो यहाँ मुझे y के पीडीएफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेथड हो सकता है, तुम सोचो, अच्छा ऑल्सो आप ऐसे सोचो कि ठीक है ई ऑफ वाई निकालना है, तो ई ऑफ वाई क्या हो सकता है, समेसन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी एट वाई, अगर वाई आपका डिस्क्रीट हो जाता है तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, है ना। अच्छा यहाँ तो वो एक्स डिस्क्रीट है तो वाई कभी कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता ना, है ना हमने। ऐसे में बहुत बड़ा लेंदी हो जाता है। तो जैसे हमने कहा एक्स डिस्क्रीट है,
तो जी एक्स हम कुछ भी लेंगे तो वाई तो डिस्क्रीट ही रहेगा, वाई कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता। तो ई वाई आप एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि समेसन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी एट वाई, अब जो भी वाई का सपोर्ट है डिपेंड करेगा, तो कुछ नहीं है तो आप ऐसा लिख लीजिए। अगेन ये तो यहाँ पे इसके लिए आपको वाई का पीडीएफ निकालना, सॉरी वाई का पीएमएफ निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो तब जाके आप निकाल पाएंगे, है ना। सो ये एक तरीका है। अगेन यहाँ होगा प्रोवाइडेड आपको पता हो कि दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, तब है ना। तो यहाँ से आएगा कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज होनी चाहिए। सो प्रोवाइडेड दिस सीरीज मॉड वाई इनटू प्रोबेबिलिटी एट वाई, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। सो ये कैपिटल वाई लिखता हूँ मैं, ये स्मॉल वाई है। ये फाइनाइट होनी चाहिए। तो दोनों तरीका है, ठीक है ना। एक तरीका है कि आप पीएमएफ निकालो, तो ये थोड़ा लेंदी अप्रोच होगा, है ना, कि उसमें पहले पीएमएफ निकालोगे बाद में मीन निकालोगे। यहाँ डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं इससे करने का। ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी होगा काफ़ी, इतना आसान भी नहीं होगा ये तरीका। तो आप ये लगा सकते हैं, ये दोनों तरीका आपके पास है, ठीक है ना। तो ये है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इफ़ वी फाइंड, अगर हम इफ़ वी फाइंड पीएमएफ ऑफ वाई जो कि जीएक्स है, यूजिंग, हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ा है, यूजिंग ट्रांसफॉर्म मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर वाई का हम निकाल लेते हैं पीएमएफ, तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम इस तरीके से कर लेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो सिमिलर है, समेशन की जगह इंटीग्रेशन आएगा। तो अगर आप सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, सो क्या होगा कि इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू जी एक्स है, तो अब आपसे पूछता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y बताइए। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पीडीएफ हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो ये हो जाएगा समेसन जी एक्स एंड एक्स तो कॉन्टिन्यूस है तो समेसन नहीं आएगा, है ना। तो एक्स तो कॉन्टिन्यूस है, तो जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स, जो भी सपोर्ट होगा डी एफ। अगेन सेम कंडीशन होगा, ये तब होगा डिफाइंड जब वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती हो, है ना। तो सीरीज शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली। और दो तरीका क्या है, तो अब डिपेंड करता है कि y क्या है ना, y डिस्क्रीट ऑल्सो दूसरे तरीके से। सो इफ वी फाइंड, अब चूंकि x कॉन्टिन्यूस है तो y डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। तो डिस्क्रीट होगा तो समेशन लगाओगे। सो इफ वी फाइंड पीएमएफ या पीडीएफ ऑफ y जो कि gx है ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके, तो उस केस में दूसरा तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, ई ऑफ वाई हो जाएगा वही। अब डिपेंड करता है कि डिस्क्रीट है, सो वाई इंटू प्रोबेबिलिटी एट वाई। अगर कॉन्टिन्यूस है सो वाई इंटू पी डी एफ ऑफ वाई, तो उसके लिए पहले आपको वाई का पी डी एफ निकालना पड़ेगा। सो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सो कब, इफ वाई इज डिस्क्रीट, यहाँ इफ वाई इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये तरीका है फाइंड करने का, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालने का, ठीक है यहाँ तक, है ना। यहाँ भी कंडीशन मैं लिखा नहीं हूँ, प्रोवाइडर वाला कंडीशन यहाँ भी है। तो जब भी ये चीज़ लिखेंगे तो एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल तभी आएगी जब ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, तभी ऐसा होगा। तो अभी एक दो क्वेश्चन देख लो आसान सा। जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी बस मैंने डेफिनेशन लिखा है, अभी जो मैंने लिखाए हैं वो सिर्फ डेफिनेशन है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, कि हाउ टू डिफाइन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूँ, लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ आपका है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विथ पीडीएफ, एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/π1 + x², x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप बताइए देन इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा।
सो है ना दूसरा सेकेंड वाला होगा कि लेट x be a discrete random variable with support, जिसका सपोर्ट कुछ ऐसा है। सो सपोर्ट क्या होता है, ऐसे x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो उसका सपोर्ट जैसे है ये सर काउची डिस्ट्रीब्यूशन है। जी 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 काउची डिस्ट्रीब्यूशन है। देन हाँ जैसे मान लीजिए, चलो एक और एग्जांपल लिखता हूँ। एक्स बी डिस्क्रीट रैंडम विथ सपोर्ट छोड़ो, विथ पीएमएफ है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x बराबर क्या लिखूं, समेसन 1/k²। तो यहाँ x लिख दिया तो x² लिख देता हूँ, या k लिखना k लिख लो तो यहाँ k कर देता हूँ, ठीक है ना। सो k² समेसन तो बाद में आएगा, यहाँ जस्ट 1/k² लिख दिया, ठीक है ना, जहाँ k की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछ रहा हूँ, सर कोची का मीन तो अनडिफाइंड होता है ना। बताइए तो क्या आ रहा है आपका। देन ex क्या आएगा, होता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। सर एक्सपेक्टेशन 0 आ सकता है क्या? एक्सपेक्टेशन कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अच्छा मैं तीसरा क्वेश्चन जो लिखना चाह रहा था वो भी लिख देता हूँ। तो ये तो दो क्वेश्चन अभी लिखे हमने, जो थर्ड लिखना चाह रहा था मैं वो भी लिख देता हूँ। थर्ड था कि सपोर्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू इस तरह से है -1 की पावर कोई नंबर ले लो k इंटू, क्या ढूंढ रहा था, रुको देख के बता देता हूँ क्या मैं ढूंढ रहा था इसमें। तो इसका सपोर्ट जो कुछ इस तरह से है, कितना, कॉची का एक्सपेक्टेशन अनडिफाइंड है ना। तुम लोग रट्टा मत मारो, अभी जो डेफिनेशन है उससे जस्टिफाई करके बताओ, जो तुम्हें याद है होता है क्या होता है वो पता नहीं मुझे, अभी जो हमने लिखा है उससे तुम जस्टिफाई करके बताओ क्या होना चाहिए, है ना। होता क्या है वो तो बाद में, क्योंकि जो होता है वो तो इसी से लिखा गया है ना। सो अभी हमने एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन लिखा है, तो आप वो डेफिनेशन अप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है ना। अभी मैंने कॉची इस बैच में डिस्कस ही नहीं किया है, तो हमें नहीं पता क्या होता है ना, वो हम कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो सही होगा। सो ये पास सपोर्ट x की वैल्यू कुछ इस तरह से है, मान लो k लिख देता हूँ, 3 की पावर k अपॉन जस्ट k ले लो, है ना, जहाँ पे k की वैल्यू हो सकती है, मतलब ये कह रहा हूँ x की ये x का सपोर्ट है, x कैन टेक दिस वैल्यूज, जहाँ पे k एक नेचुरल नंबर है, चलो k इज़ अ नेचुरल नंबर, सो वेयर k इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब इस प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू दिस नंबर, सो इतना लिखने के बजाय यही लिख सकते थे 3 की पावर k अपॉन k, ये स्मॉल x एक्चुअली समझो आप, है ना, ये स्मॉल x, x बराबर स्मॉल x, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो है इसकी वो दे रखा है इन्होंने
2/3 की पावर k, जहाँ k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो ये सपोर्ट है, इसका सपोर्ट समझ आता है ना, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, और उस पॉइंट पे मास कितना है, ये मास दे रखा है आपको। अब आपको बताना है कि एक्सपेक्टेशन क्या होगा इसका। सो ये x का वैल्यू, या समझ लो कि x बिलोंग्स टू दिस। सो ये सपोर्ट ऑफ x है, मतलब x बिलोंग्स टू दिस रैंडम वेरिएबल है ना। तो इस पॉइंट पे मास ये है, 0 अदरवाइज होगा। तो आपको बताना है Ex क्या आएगा, ठीक है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे तो, लेकिन पहले इसका निकालो क्या होगा। अब देखो डेफिनेशन ठीक से देख लो, पहले एक बार पढ़ लो ढंग से, है ना। गलती वो लोग करें जिन्होंने डेफिनेशन ढंग से नहीं पढ़ा है। डेफिनेशन है एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इफ इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो इसका एक्सपेक्टेशन x इंटू ये होगा, अगर ये क्वांटिटी फाइनाइट है। तो पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा ये फाइनाइट है कि नहीं है। तो यू फर्स्ट वेरीफाई दिस डिस्क्रीट के लिए। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन ये होगा कब, इफ इफ दिस कंडीशन होल्ड, तो ये कंडीशन होल्ड करेगा तब ऐसा होगा। तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा आपको, यहाँ इसको चेक करना पड़ेगा डिस्क्रीट में, तब जाके आप बता पाएंगे कि क्या होगी। ठीक है, अब देखो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, समझो। तो पहला हमने कॉची का पीडीएफ लिखा, कॉची है ना, कितना आया 1/3, ऐसा कुछ कह रहे हो। वो तो डिफाइन देखो मैं सॉल्व करता हूँ, समझो। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चलिए। तो जो क्वेश्चन 1 है, देखो जितने भी तुम स्टेटमेंट जानते हो वो सबका प्रूफ है ना। हो सकता है प्रूफ डिफिकल्ट आसान हो, जितने थ्योरम्स हैं दुनिया में, जितने स्टेटमेंट तुम जानते हो, जो भी चीज़ें तुम्हें पता है मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, वो सबका प्रूफ है। जैसे कॉची का कहता है नॉट डिफाइंड होता है, तो क्यों नॉट डिफाइंड होता है वो पता होना चाहिए ना। तो अभी देखो हम जस्टिफाई करेंगे क्यों होता है। तो एफ एक्स हमारे पास है 1/पाई इंटू 1+x², जब x रियल नंबर है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हम लगाएंगे ये, लेकिन ये तब होगी अगर आप, तो दिस इज द एक्सप्रेशन इफ या प्रोवाइडेड, ये लिखा था ना डेफिनेशन मैंने कि इंटीग्रेशन मॉड एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ डी एक्स, दिस क्वांटिटी शुड बी फाइनाइट, यही कंडीशन था कि दिस क्वांटिटी शुड बी फाइनाइट। चलो इसको कैलकुलेट करके देखो। सो -∞ से +∞, मॉड एक्स इंटू 1/पाई 1+x² dx। अब ये एक इवन फंक्शन है क्योंकि x को आप -x रखेंगे, सो व्हेन यू रिप्लेस x इज इक्वल टू -x, तो आपका सेमी फंक्शन आ जाएगा ना। तो इस केस में क्या होगा, जब आप x को -x रख देंगे तो होगा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी x अपॉन, चलो पाई बाहर कर दिया, 1+x का होल स्क्वायर dx। और बताओ ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगी, करना तो आता होगा इंटीग्रेशन आप। तो ये तो +∞ आ गई है ना, क्योंकि log 1+x², 2 को चलो इधर ले लो, ये 2 वाला इधर ले आओ, तो 1/पाई log 1+x², log ∞, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, फाइनाइट तो है नहीं। तो यू कैन नॉट राइट दिस, सो इसका मतलब होगा Ex, बोलो। सर वो 2 कैसा है? ओ 2 कैसे आया, डू नो इंटीग्रेशन। तो -a to a fx dx, this is 2 टाइम 0 to a fx dx when f of -x is equal to f of x, this is इवन फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी यूज किया हमने, ओके।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये 0 हो जाएगा जब ऑड फंक्शन, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इन्फिनिटी आ गई, तो ये डेफिनेशन आप यूज नहीं कर सकते। ई एक्स का डेफिनेशन ये होगा अंडर द कंडीशन दैट दिस इंटीग्रल शुड बी फाइनाइट, बट फाइनाइट तो आया नहीं, तो ये नहीं यूज कर सकते, दैट्स वाई ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कॉची स्टैंडर्ड कॉची रैंडम वेरिएबल है जो कि आगे पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉची में मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, वेरिएंस भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर आप ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चेक करेंगे ना, सो चेक कर लीजिए आप, सो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने ई ऑफ जी एक्स लिखा था ना, तो जी एक्स एक्स स्क्वायर ले लो, तो निकाल तो सकते ही हो कैलकुलेट, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डज नॉट एग्जिस्ट, आगे वेरिएंस में डिफाइन करूँगा, सो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये है। एनीवे तो वो तुम देख सकते हो, इन्हीं दोनों के हेल्प से वेरिएंस आता है। तो वेरिएंस का डेफिनेशन क्या है, दिस माइनस दिस स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे देखोगे तो इस वाले में वेरिएंस भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेरिएंस में आगे डिफाइन करता हूँ, बट दिस विल नॉट एग्जिस्ट। तो इस वाले पीडीएफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन वेरिएंस एमजीएफ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या आंसर है आप लोगों का? अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी आंसर वही होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो यहाँ से अगर हम यहीं पे निकाल लेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, डिस्क्रीट है ना ये, तो समेसन के इंटू पी एम एफ, सो के इंटू पी एम एफ रखोगे 6/पाई² 1/k², सॉरी ये k की वैल्यू यहाँ सपोर्ट पे सम करो क्योंकि 0 अदरवाइज है, बाकी पॉइंट पे 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई एक्स आ जाएगा आपके पास 6/पाई², और ये हो गया समेसन 1/k, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड यूजिंग पी टेस्ट वी नो दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो प्लस इन्फिनिटी आ गई, ये है ना, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके, थर्ड वाले में क्या आया, एक्सपेक्टेशन, तो इसका भी एक्सपेक्टेशन डज नॉट एग्जिस्ट है ना, इसका भी आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका आंसर भी आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। देखो तो सिंपल, ये x का सपोर्ट है, मतलब x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, रेंज है ना। अब उसमें प्रोबेबिलिटी बता रखा है x की, जब ये वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटी ये है, जहाँ k आप डिफरेंट पॉइंट रख सकते हैं, तो इसके सपोर्ट में क्या क्या आएगा आप k रख के देख सकते हैं क्या क्या होगा। तो x का ये सपोर्ट है और इस पर ये PMF है। सो अगर मैं इसको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो होगा क्या, अगेन आप जानते हैं कि EX का डेफिनेशन ये होगा, अच्छा यहाँ पे तो चूंकि यहाँ सपोर्ट पॉजिटिव ही था, इसका सपोर्ट पॉजिटिव ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मॉड वाला चीज़ निकालेंगे तब भी फाइन इन्फिनाइट ही आता, मान लो मैं मॉड निकाल रहा हूँ, अभी EX नहीं यूज़ कर रहे हैं, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कंडीशन, तो अगर आप कंडीशन भी चेक कर रहे हैं तब भी क्या होगा, इन्फिनाइट ही आएगा, क्योंकि मॉड ले लोगे तो मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि के तो ये इन्फिनाइट आ गया, तो यहाँ मीन डिफाइंड ही नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है ना। तो मीन यहाँ भी डिफाइंड नहीं है, यहाँ भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड कंडीशन है प्रोवाइडेड वाला वो यहाँ भी फेल करेगा, यहाँ भी तीनों क्वेश्चन में फेल करेगा वो। तो सर जी सर वो इवन फंक्शन और फंक्शन वो डिस्क्रीट में नहीं आएगा ना सर, आई मीन 2/पाई वो पीछे क्वेश्चन में लिखे ना, हाँ वो इंटीग्रेशन में आता है, वो कॉन्टिन्यूअस में आएगा, डिस्क्रीट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से यहाँ सपोर्ट 1 से लिया, सो डायरेक्ट मॉड के डायरेक्ट अप्लाई करके कैसे? नहीं नहीं, हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही लिया, बट वो डिस्क्रीट में पॉइंट होते हैं 1 2 3 4, यहाँ सपोर्ट ये है, एक्चुअली सपोर्ट है, तो वो क्या होता है आगे, दिस इज 0 अदरवाइज, PMF में 0 वैल्यू है बाकी पॉइंट पे, सो वी हैव टेकन 1 टू इन्फिनिटी, वाई, बिकॉज एट अदर पॉइंट्स द PMF इज 0, ये जो PMF लिखते हैं ना,
सो ये मैंने लिखा हुआ है समेसन के इंटू प्रोबेबिलिटी एट के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यही स्टार्ट मैंने यहीं से किया है, वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर ओनली। के इंटू एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ मॉड ले लो, मॉड के एंड के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दिस PMF इज जीरो, दिस प्रोबेबिलिटी इज जीरो एट अदर पॉइंट, तो वो जीरो रख देंगे तो खत्म हो गया, वो लिमिट नहीं है, तो ओनली द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, सो जस्ट 1 टू इन्फिनिटी होगा। आप क्या चाहते हो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे थे कि वाई यहाँ मैंने 1 से इन्फिनिटी क्यों लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, ऐसा पूछ रहे हो आप? Yes, sir. Like in previous question, we took like even I mean 2 by 5 like that we took like that. So that's why. हाँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन था ना, सो इंटीग्रेशन हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस वाज इंटीग्रेशन, सो ये तो इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन में ऐसा हुआ। चलो उसी तरीके से मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो। सो सेकेंड क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ दोबारा। सो सेकेंड वाले में क्या है कि वी हैव गिवन दिस इज द PMF, ठीक से समझो, इसका मतलब होता है 6 अपॉन पाई स्क्वायर 1 बाई के स्क्वायर व्हेन k इज 1 2 3 डॉट 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 एंड 0 otherwise, this is the PMF. now we first need to calculate, हमने ये कहा कि E of x, this is a discrete random variable, तो in discrete random variable we have to apply the definition, तो यहाँ से आप Ex लिखेंगे k into probability x is equal to k from minus infinity to plus infinity. ओके, सो discrete points यहाँ पे लेंगे हम, इसको तुम ब्रेक करो ना 2 पॉइंट में, सो k from minus infinity to 0 and summation k from 1 to infinity. तो इस केस में जो PMF है दैट इज 0 अदरवाइज, तो यहाँ हो गया k इंटू 0 और यहाँ हो गया k इंटू वेन x इज k इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो वी हैव टू टेक दिस PMF, तो यहाँ से आ जाएगा 6 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 1 बाई के स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट वो क्वांटिटी ना, मॉड के इंटू दिस, पहले यही कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखो। सो यहाँ मॉड के, सो मॉड के लिख दिया, तो ये तो समथिंग इंटू 0 0 हो गया ना, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ये 0 हो गया। सो इसको देखो आगे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो ये 0 आ गया और यहाँ से आ जाएगा k 1 से इन्फिनिटी है, 1 2 3 4 5 6, सो k पॉजिटिव है तो जस्ट ये हो जाएगा k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड के जस्ट k, 6 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर कर दिया, यहाँ 1 बाई के स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 अपॉन पाई स्क्वायर समेसन 1 बाई के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये सीक्वेंस सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं कि दिस सीरीज हैज सम इन्फिनाइट, पी टेस्ट से पावर 1 है ना, यहाँ पावर 1 है तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, सो सम ऑफ दिस सीरीज इज, सो इन्फिनाइट आ गया, सो दिस क्वांटिटी इज नॉट फाइनाइट, है ना, हम ये बोलते हैं कि Ex इज समेसन k इंटू प्रोबेबिलिटी एट k इफ दिस क्वांटिटी इज फाइनाइट, बट ये तो इन्फिनाइट आ गया, दिस इज इन्फिनाइट, सो मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस कंडीशन, सो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, सो वी कैन नॉट राइट दिस डेफिनेशन, तो यहाँ हो जाएगा Ex डज नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो देख कंडीशन है, इस तरीके से प्रूफ हुआ। ओके भाई, कुछ पूछना है पूछो, अभी डाउट है तो। Yes, sir. Understood. नेक्स्ट जो है थर्ड वाले पे आते हैं, सो दिस इज स्मॉल x, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अगेन यू नो Ex इज समेसन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, जो भी x की वैल्यू है समेसन ओवर x, इफ दिस थिंग मॉड x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, दिस शुड बी फाइनाइट, है ना। सो अभी मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो यहाँ स्मॉल x के प्लेस पे ये नंबर है, दिस नंबर इज स्मॉल x, है ना, वी यूजुअली राइट PMF एज प्रोबेबिलिटी एट x, तो ये जो स्मॉल x है वो ये नंबर है यहाँ पे आया है, और प्रोबेबिलिटी ये उस पॉइंट पे ये है, ठीक है।
सो दिस इज इक्वल टू समथिंग, तो वो हमारे पास है। तो यहाँ से जब आप करेंगे सॉल्व, समेसन एक्स के प्लेस पे आप ये रख दो, सो इन प्लेस ऑफ एक्स यू पुट दिस पॉइंट, तो -1 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k अपॉन k, सो -1 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k अपॉन k, इसका लेना है मॉड। और प्रोबेबिलिटी क्या था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है 2/3 की पावर k, तो ये हो गया 2/3 की पावर k। वी नीड टू चेक कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। तो k की वैल्यू क्या थी, 1 से इन्फिनिटी। So again, if you want, you can write minus infinity plus infinity, but it is 0 otherwise. So 0 otherwise will make it 0. तो only important point is this. So यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो। अब ये मॉड है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव खुद ही पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से आ गया 3 की पावर k अपॉन k, ये 2 है ना, ये होगा। तो 3 की पावर k कैंसिल हो गया, और k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बना अब। सो नाउ द समेसन इज कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2/k हो गया, 2 बाहर कर सकते हो, 2 बाहर कर लो, ये 1/k हो गया, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये सीरीज तो इन्फिनाइट है ना। तो क्या होगा, तो फिर से, तो इसका मतलब यू कैन नॉट राइट दिस, सो अगेन ex डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि मीन हमेशा एग्जिस्ट ही करे, आपको 3 एग्जाम्पल मैंने लिख के दिखाए हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मीन हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा। ठीक है भाई, तो ये और क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं, 3 क्वेश्चन जस्ट ऐसा लिखा बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि मीन एग्जिस्ट करे हमेशा। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो देखो आगे अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, कैलकुलेट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो 4th क्वेश्चन है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ pdf। तो pdf से होगा 1/x² when x more than equal to 1, 0 otherwise। ठीक, तो आप बताइए क्या होगा देन। पहला क्वेश्चन आपसे है व्हाट इज ex, दूसरा है व्हाट इज द e ऑफ 1/x, तीसरा है व्हाट इज द e ऑफ x², चौथा है व्हाट इज द e ऑफ 2। बताइए कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन में क्या आएगा। पहले तो पीडीएफ है ना, चेक कर लो, पीडीएफ है ना 1/x का -1/x इंटीग्रेशन, पीडीएफ है ना। ओके तो does not exist हुआ। क्या कह रहे हो। पहला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, बाकी लोग बताइए, तुम कैलकुलेट किए हो या तुक्का लगा रहे हो। एक तो तुक्का लगाने वाले लोग ना बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता उनको, क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं है तुक्का लगाना शुरू कर दिए। अरे लिख के देख लो ना पहले, तुक्का लगाने लगते हो पहले ही। आगे बाकी मैं कह रहा हूँ कोई भी तुक्का नहीं लगाओ, सॉल्व करके करेक्ट आंसर बताओ लॉजिक से, तुक्का नहीं लगाना, कैलकुलेट करके एक एक बताओ। पहला डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दूसरा दूसरा क्या आ रहा है, सर 1/2। 1/2, तीसरा does not exist। डज नॉट एग्जिस्ट, और 4th फोर्थ का 2 आ रहा है। तो एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ, मान लो मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x 1/2 की पावर x, x फ्रॉम 1 2 3 ये है। तो बताओ देन व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x²। एक्सपेक्टेशन ऑफ x 2 आ रहा है।
अच्छा है ना, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इजी है कैलकुलेट करना। वैसे ठीक है, देखो फिर ई एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? थर्ड का तो प्रॉपर्टी होता है कि वो कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाता है। सर थर्ड का 1/2। किसका, इसका कितना? सर थर्ड का थर्ड का 1। 1/2। 1/2 कैसे आएगा? कांस्टेंट है ये, 1 है। कांस्टेंट का सेम होता है, प्रॉपर्टी लिखाऊंगा मैं एक्सपेक्टेशन का तो सेम आएगा। ये बताओ दूसरा वाला। हालांकि देखो ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, अगर वैसे यूज करोगे तो मीन वेरिएंस डायरेक्टली पता रहता है, तो उससे ई एक्स स्क्वायर इजिली आ जाएगा। ये है। तो इसमें ऐसे कैलकुलेट करना तो लेंदी होगा, तो ज्योमेट्रिक का अगर तुम ऐसे मीन वेरिएंस यूज कर लोगे तो आसान रहेगा, नहीं तो ऐसे भी कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो तुम्हें सीरीज का सम निकालना पड़ेगा। जैसे एक्स इंटू हाफ की पावर एक्स, एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज को सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा। अब ये से दूसरा वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू पी एम एफ, पी एम एफ कितना है? हाफ की पावर एक्स, एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इसको चेक करो कितना आएगा। तो इस ज्योमेट्रिक में मीन कितना होता है? 1/p। वेरिएंस कितना होता है? q बाई पी स्क्वायर। तो p q तो यहाँ इक्वल ही है, तो 1/p आ जाएगा। तो 2 इसका मीन है, 2 इसका वेरिएंस है, तो कितना आ जाएगा? वेरिएंस तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 + 4 6 आएगा। तो इस सीरीज का सम 6 आएगा, तुम चेक करो। वन का मीन 1 ही आएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑफ मैक्स 2, एक्स। इसे कैलकुलेट करते तो मैं प्रॉपर्टीज लिखा देता हूँ। तो इसमें सिंपल जो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तो इसमें सिंपल एक्सपेक्टेशन हालांकि एक फंक्शन था, तो पहला एक्सपेक्टेशन किसी कांस्टेंट का, वो खुद कांस्टेंट आएगा, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, है ना, डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज दिस। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा ए टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। अगर कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल वाई भी है तब भी वैसे ही ब्रेक कर सकते हैं। आगे हम जैसे देखेंगे, मान लो ऐसा है कि दो रैंडम वेरिएबल है x1 x2, तो ऐसा हो गया ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, जहाँ x1 x2 रैंडम वेरिएबल, तो ये भी ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे ब्रेक हो जाएगा ना, ए टाइम ई एक्स वन प्लस बी टाइम ई एक्स टू। ये टेस्ट में भी आया था। कितना आया? नहीं, वो क्वेश्चन टेस्ट में आया था प्रॉपर्टी के, ये बोल रहा था। अच्छा हाँ,
तो इस तरह क्वेश्चन है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कांस्टेंट का कांस्टेंट ये होता है। तो इस तरह से कई बार ऑप्शंस में रहेगा ट्रू फॉल्स चूज करने में, तो आ जाएगा। ठीक है, इसका बताओ, ये कैलकुलेट कर पाओगे? सर लास्ट का 1/2 आया। लास्ट का 1/2 आया। ये भाई चेक करो तुम लोग, ये जरूरी नहीं सही हो जो बता रहे वो लिख रहा हूँ, अब बाकी लोग चेक करो मैं कौन सा पार्ट सॉल्व करूँ, बताओ। ये चौथा क्वेश्चन, दूसरा का चौथा। रुको रुको, ये ठीक है ना, फोर्थ वाले में सारे पार्ट कर लोगे तुम लोग, ये इसमें कोई करना है मुझे सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वैसे देख के बताओ। फोर्थ वाले में सब हो जाएगा? सर होना होना नहीं सर, फोर्थ में सारे सारे मैं सारे सॉल्व करूँ? तुम कुछ सीख रहे हो या ऐसे टाइम पास कर रहे हो क्लास में? चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन का तुम्हें डेफिनेशन ठीक से समझा है? यहाँ सपोर्ट तो पॉजिटिव है, तुम लिख के देखोगे तभी आएगा भाई, ऐसे ऐसे नहीं, क्लास अटेंड करने से नहीं आएगा, तुम खुद ट्राई करो ना। यू अप्लाई डेफिनेशन ऑफ ई एक्स और देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पांच में का चौथा कर दीजिए। हाँ देखो, तो 1 पहले इसका मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें क्या था भाई, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है सारे पार्ट सॉल्व कर दो, खुद करोगे तो सीखोगे। मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन उसका। नहीं कोई बात नहीं, एक कर देता हूँ मैं। तो अदरवाइज, सो सिंस दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कॉन्टिन्यूअस है तो अगर आप ई एक्स फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा x इंटू, अब देखो ऐसे तो हम लिखते हैं ऐसा, x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स, सो डेफिनेशन वॉज दिस। अगर मॉड लगाओगे तो फाइनाइट ही आएगा, अगर मैं यहाँ मॉड लगाए कैलकुलेट करूँ दिस विल बी फाइनाइट ओनली। वाई? क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, सपोर्ट इसका पॉजिटिव है, तो वो फाइनाइट ही रहेगा और इक्वल ही रहेगा दोनों। सो इसको ब्रेक करोगे, सो यू विल ब्रेक इट लाइक, सर मेरा डाउट ये है सर, यह जगह पर तो अगर ये एग्जिट करेगा नहीं, एग्जिस्ट करेगा ये, तुम चेक, सपोज ये माइनस इन्फिनिटी से है तो तब एग्जिट नहीं करेगा सर। कहाँ माइनस इन्फिनिटी से है? आई मीन ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना सर, हाँ इसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी से तब प्लस इन्फिनिटी तक का है, तो ये एग्जिट करेगा नहीं एग्जिट करेगा सर? अरे भाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हम ले रहे हैं, देखो अभी देखते चेक कर बता रहा हूँ ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी, यू ब्रेक इनटू 2 पार्ट। ये जो अदरवाइज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है x लेस देन 1, ये अदरवाइज का मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। सो व्हेन x इज लेस देन 1, so x into the value of PDF is 0. When x is less than 1, PDF is 0. This is 0 dx. When x is 1 to infinity, x is from 1 to, if you are not doing, अगर आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा, मीन्स आपको इंटीग्रेशन नहीं आते हैं, so you have to solve क्लास 11 12 वाले जो क्वेश्चन थे ना डेफिनेट इंटीग्रल, you have to work on that। ये चीज़ है, तो बेसिक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। सो हमने ब्रेक किया, PDF is 0 when x less than 1, PDF is 1 by x square when x more than equal to 1। सो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही करना है मुझे, बट यू हैव टू थिंक कि जो अदरवाइज पार्ट है ना दैट इज इरेलीवेंट, दैट विल नॉट इफेक्ट, सो यू कैन इग्नोर दैट ऑल्सो। तो नहीं इग्नोर करना, देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से इन्फिनिटी, एक्स इंटू, अब PDF की वैल्यू है 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आगे कंटिन्यू करो, सो जब आगे कंटिन्यू करोगे तो आएगा, ये तो 0 इंटू समथिंग, 0 का इंटीग्रेशन 0 हो गया, प्लस अभी आ गया 1 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी एक्स। तुम अगर वैसे मॉड चेक करोगे तब भी तुम कर सकते थे, अगर एग्जिस्टेंस चेक करना, मान लो ये नहीं चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे तुम मॉड एक्स लिख के करो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर Sir, actually my doubt is like for checking mod only sir, that's why like I'm not हाँ able हाँ, to- नो प्रॉब्लम, यू स्टार्ट विथ मॉड, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉड। सो वी स्टार्टेड विथ मॉड, सो एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं ना, वी आर चेकिंग एग्जिस्टेंस। तो चलो मॉड से स्टार्ट किया, तो यहाँ मॉड आ जाएगा, यहाँ मॉड आ जाएगा। सो इट इज़ 0, एक्चुअली 0 इंटू मॉड 0 हो गया। यहाँ पे x 1 टू इन्फिनिटी है, तो x इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, देन मॉड x इज x, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। नाउ इट इज़ द इंटीग्रेशन log x लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, तो 0 हटा दो, तो हो गया log इन्फिनिटी माइनस log 1 इज 0, तो log इन्फिनिटी इज प्लस इन्फिनिटी।
so it does not exist. So you are checking existence, so does not exist. ठीक है, it is fine. So you first check the existence, so it's okay. अगर डायरेक्टली तुम 1 से इन्फिनिटी हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओनली दिस इंटीग्रेशन इज इनफ. You don't need to worry about this thing actually. Just you have to think about this support of the random variable. Support पे इंटीग्रेट करो, जो आंसर आएगा फाइनाइट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट आया, ठीक है. So does not exist. इसका क्या मतलब हुआ कि EX does not exist. EX does not exist. Now what about next part हमारा था. हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से सपोर्ट यहाँ पॉजिटिव है. सो फॉर द नंबर x लेस देन इक्वल टू 1 वी डोंट नीड टू थिंक, बिकॉज PDF इज 0. तो यहाँ से हम लोग E ऑफ 1/x अगर कैलकुलेट करूँगा, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करूँगा 1/x इंटू 1/x², 1 to infinity. इतना टेंशन नहीं लेंगे. यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता था, मैं EX लिखता. सो सीधा सीधा मुझे लिखना है x इंटू 1/x² dx 1 से इन्फिनिटी. ये वही आ गया जो ये था, ठीक है ना. डायरेक्टली वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. सो ये आ जाएगा 1/x 1 से इन्फिनिटी dx, और ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा. सो डायरेक्टली यू कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है ना. वो पता चल जाएगा एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है. इन्फिनिटी आ गया तो खुद डाइवर्जेंट है, तो इसका मॉड लेंगे तब भी डाइवर्जेंट ही आएगा. ये है. और यहाँ सॉल्व करोगे, क्या किया हमने, 1/x दिस फंक्शन इनटू PDF. तो वट एवर फंक्शन इज इनटू PDF. E ऑफ GX मैंने फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला यूज करो. अभी मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ यूजिंग दिस कंडीशन. एक्सपेक्टेशन ऑफ GX, ठीक है ना, ये फॉर्मूला GX इनटू PDF, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ. इंटीग्रेट कर लो इसको. 1/x³ का इंटीग्रेशन होगा कितना, इंटीग्रेशन -3 अपॉन, ये तो x⁴ हो जाएगा, ऐसा होगा. अच्छा डिफरेंशिएशन ही होगा, सॉरी वो डिफरेंशिएशन होगा जो मैं लिख रहा था. हाँ अच्छा, हाँ क्योंकि जो मैं लिख रहा था वो उसका डिफरेंशिएशन आएगा. 1/x³ का डिफरेंशिएशन होता है -3 अपॉन x⁴, है ना. तो हमें करना है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा. सो इसको ऐसे कर लो, x की, हाँ हाँ है ना, x⁻³ कर लेते हैं. तो x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1, ठीक है. सो पहले जो मैं लिख रहा था वो डिफरेंशिएशन था. तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2 × x², यही आ गया ना, ये आप लोग कह रहे थे, ठीक है. हाँ तो ये हो गया 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखोगे 0, माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा. तो फाइनली 1/2 आ जाएगा. ओके है. तो इन द सेम वे यू कैलकुलेट रेट्स ऑफ द पार्ट, ठीक है ना. तो ये 1/2 आ गया. ऐसे तो सारे पार्ट सही है यहाँ पे. सो EX² निकालो, सिमिलर वे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा. नाउ कम टू दिस पार्ट. इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. चलो, ये है मैक्सिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2, x. तो यहाँ पे है तो ये हो जाएगा समेशन मैक्सिमम ऑफ 2, x इंटू PMF. PMF कितना है, 1/2 की पावर x, x फ्रॉम 1 to infinity. यहाँ मैंने फिर से वही फॉर्मूला यूज किया है. कौन सा वाला फॉर्मूला, ये था ना सपोर्ट, ये वाला फॉर्मूला. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ GX डायरेक्ट लिखेंगे तो GX इंटू PMF. यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन ये वैल्यू 0 अदरवाइज में हो जाती है. तो अदरवाइज वाला इग्नोर करो. तो यहाँ लिमिट वही लिखो जो सपोर्ट है, और फिर वो PMF की वैल्यू नॉन जीरो जहाँ पे है वो वैल्यू पुट करो. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया. अब इसको ब्रेक करो. तुम मैक्सिमम के बारे में जानते होगे. सो मैक्सिमम ऑफ 2, x को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. या तो x लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, है ना. या तो ये x होगा या 2 होगा. तो x कब होगा, 2 कब होगा. तो 2 और x में लार्जर x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, है ना. तो x की वैल्यू 1 या 2, चलो कुछ भी ले लो, 1 ले लो. तो x जब 1 है तभी तो लार्जर x होगी. सॉरी x जब 1 लेंगे तो क्या होगी,
मुझे लार्जर लिखना है ना, सॉरी, 1 2 पे तो 2 होगी सर। 2 3 4 ना, ये वाला होगा, अभी सही है, चलेगा हाँ। हाँ सर। और मैक्सिमम 2 कब आएगी, जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। मतलब हमें दोनों में से लार्जर चुनना है कि 2 और x में से लार्जर 1 कौन सा है। तो 2 लार्जर तब होगा जब x की वैल्यू 2 से कम होगी, तो 1 ले लो। अब इसको ब्रेक करो, तो इसको x को 1 रख दो, तो जब x को तुम 1 रख दोगे, समेसन खोलो, तो x की वैल्यू जब 2 से ज़्यादा है तो वो x ही रहेगा। तो देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, तो x को 1 रख दो पहले यहाँ पे, तो 1 रख दोगे तो मैक्सिमम 2,1 2 हो जाएगी, इंटू हाफ की पावर 1 समेसन x इंटू हाफ की पावर x फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी। अब देखो तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया, हमने क्या किया। सो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया उसको इसके अकॉर्डिंग। जब x की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम की जगह 2 यूज़ करना है, तो मैंने मैक्सिमम की जगह 2 यूज़ किया, और x को 1 रखना था तो x को यहाँ 1 रखा हमने। अब x जब 1 से ज़्यादा है, x जब 1 से ज़्यादा है तो क्या हुआ, x होगा इसका वैल्यू 2 से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ तो 2 इंटू 1/2 1 हो गया प्लस, 3 आएगा, हाँ 3 आएगा। तो x यहाँ 2 से इन्फिनिटी है एक्चुअली, तो अगर मैं 1 से इन्फिनिटी कर दूंगा तो कितना डिफरेंस आएगा, देखो। तो ये अभी मेरे पास है x फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी x इंटू 1/x का पावर x। अब कैसे भी तुम इस सीरीज का सम निकाल लो, तो मैं एक तरीका लगाता हूँ कि इसको मैं लिख देता हूँ x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अभी के लिए, ठीक है ना, देख लो एक बारी। आप अपने तरीके से सॉल्व करो, और माइनस, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे, यहाँ तो 2 से स्टार्ट था ये, लेकिन मैंने तो 1 से इंक्लूड कर दिया, तो 1 को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया, तो उसको हटा देंगे, जितना हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया उतना माइनस कर देंगे। तो x को 1 रखने पे क्या आंसर आएगा, ये 1/2, तो घटा दिया हमने। और ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक का मीन है, जो मैं कह रहा था ex, अगर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल पता हो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं पता है तो सीरीज का सम निकालो, तो इसका सम 2 आएगा। तो फाइनली आंसर आया 1 + 2 आएगा ये, क्योंकि मीन था ना, ये e ऑफ x है, e ऑफ x क्या होता है ज्योमेट्रिक में 1/p, तो ये 2 आएगा, 2 - 1/2। सो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा एक्चुअली। सो 1 + 2 माइनस है ना, 3 - 1/2 5/2। सो 5/2 इज द आंसर। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा इनिशियली जिन लोगों को आइडिया नहीं है हाउ टू, इन समहाउ तुम्हें ये सीरीज का सम निकालना है ना, हमें उस सीरीज का सम ही तो निकालना था। और ये मैंने ex लिखा, अगर तुम यहाँ नोटिस करो मैंने क्या लिखा है एक्चुअली, सो मैंने इसको ऐसा लिखा है 1 + ये है ex - 1/2, ये ex है, और ex चूंकि तुम निकालोगे तो वो 2 मिलेगी तुम्हें, ये मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए फाइनली आंसर 5/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू ये ex के इक्वल है। ex तब होगा जब ये 1 से स्टार्ट होगा, पहले 2 से स्टार्ट था, तो दैट वाज नॉट ex। ex तब होगा जब सपोर्ट पे तुम समेसन या सपोर्ट पे इंटीग्रेशन कर रहे होगे, तब जाके एक्सपेक्टेशन आएगा। तो कहने का मेरा मतलब देखो, अभी हम एक्सपेक्टेशन लिख रहे थे ना, सो अभी हम एक्सपेक्टेशन मैंने कैसे डिफाइन किया, -∞ से +∞, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ex जो है x इंटू fx ऑफ x dx, मैं ऐसा लिख रहा था, ये इक्वल ही आएगा, यहाँ तुम sx लिखो, sx मतलब सपोर्ट ऑफ x, और उस पर तुम इंटीग्रेट करो, तब भी आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट के बाहर तो PDF 0 है, तो क्या इफेक्ट करेगा वो। तो ये चीज़ें हैं, सेम चीज़ डिस्क्रीट में होगी। जैसे मैं ex लिख रहा था, समेसन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम -∞ से +∞, तुम सपोर्ट पे इसका सम करो, सपोर्ट पता है ना, जहाँ पे PMF या PDF नॉन जीरो हो, तो उस पर सपोर्ट सम करो, तब भी आंसर वही आएगा, बिकॉज बाकी अदरवाइज तो 0 है, तो 0 वाले सम करने पे 0 ही आएगा। तो तुम सपोर्ट पे सिर्फ काम करो, ठीक है ना। तो sx मतलब सपोर्ट हो गया, सपोर्ट पे इंटीग्रेशन करो, सपोर्ट पे समेशन करो, इतना ही काफ़ी है। टाइम है, ख़त्म हो गया। सो अभी हमें और चीज़ें डिस्कस करना था, तो अभी तो है थोड़ा टाइम, चलो तो इसमें क्या करते हैं आगे, ठीक है भाई, देख लो बाकी कर पाओगे, बाकी पार्ट सम निकाल पाओगे आप लोग।
तो ये तो एक्सपेक्टेशन डिफाइन किया मैंने। आगे अभी आएगा, जैसे मैं अभी वेरिएंस डिफाइन कर देता हूँ, मैं मोमेंट्स अगले क्लास में डिफाइन करूँगा, अभी मैं वेरिएंस डिफाइन कर देता हूँ। सो वेरिएंस की क्या डेफिनेशन है, अभी मैंने डिफाइन किया ई एक्स, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो सो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, सो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, यहाँ हमने फिक्स नहीं किया डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स, कुछ भी हो तीनों में से। तो यहाँ से आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स का जो नोटेशन है ये है सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये डिफाइन कैसे होता है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ई एक्स इस पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन आएगा ये वेरिएंस है। इसी में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो एक्सपेक्टेशन एक्स, ई एक्स को मैं म्यू रख देता हूँ अभी के लिए, तो इसको तुम खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स। अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करो, इसको ओपन करो, तो ओपन करोगे तो आएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का मीन कॉन्स्टेंट ही होता है, तो प्लस म्यू स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टाइम x है, तो कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो 2 म्यू कांस्टेंट है, ये बचा ई एक्स, और यहाँ म्यू मैंने किसका नाम रखा हुआ है, ई एक्स का ही नाम म्यू रखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ ई एक्स दिख रहा है म्यू रख दो, तो बचा क्या ये ई एक्स स्क्वायर, ये म्यू जो है ई एक्स ही है, तो इसको म्यू, ये भी म्यू ही है एक्चुअली, है ना, तो म्यू है 2 म्यू स्क्वायर, तो ये म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर, तो माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर का मतलब है ई एक्स का होल स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग इसको ये भी लिखते हैं, तो यही चीज़ रिड्यूस होके आएगी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान ये रखना है कि डेफिनेशन ये है वेरिएंस का, ये थ्योरम है, हालांकि दोनों इक्वली आता है, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। सर जी सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने बोला था कि वो पीएमएफ होगा ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, सर तो आपने लाइक इसमें तो आपने दिया था 1/2 टू द पावर x, लाइक आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ज्योमेट्रिक का होगा, क्योंकि उसका तो होता है p into q टू द पावर x। हाँ हाँ, तो ऐसा कर लीजिए, q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, 1/, हाँ इस फॉर्म में करके हो गया ना। दो जियोमेट्रिक में दो पीएमएफ है, एक है q की पावर x माइनस 1, तो सपोर्ट 1 से स्टार्ट होती है, हाँ और जब q की पावर x इंटू पी है तो सपोर्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ सपोर्ट 1 से स्टार्ट ही हो गया, q की पावर x माइनस 1 p, तो q हाफ p भी हाफ। हाँ सही पूछा आपने, क्योंकि बहुत लोगों को और भी डाउट होगा इसमें, सो हमने ऐसा ब्रेक किया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अगर ज्योमेट्रिक से आप रिलेट करना चाहोगे तो ये आ गया q की पावर x माइनस 1 इंटू पी और 1 2 3, तो इस वाले केस में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/p, और ये प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे सीरीज का सम निकालेंगे तो प्रूव भी कर लेंगे, तो वैसे करके आ जाएगा। और इसी वाले केस में वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा q अपॉन पी स्क्वायर, और यही वेरिएंस अभी मैंने आपको दिखाया कि ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर है, सो ये है q अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आएगा q अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो ये यूज़ करके आप दूसरा वाला पार्ट का आंसर बता। दोनों फॉर्म में हाँ, जो ज्योमेट्रिक के दोनों फॉर्म होते हैं उसमें सेम ही रहता है ना, वेरिएंस और ये एक्सपेक्टेशन। नहीं 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 नहीं, अलग अलग होता है, तो मैं आगे बताऊंगा। जब पीएमएफ आपका ये है, एक पीएमएफ होता है q की पावर x इंटू पी, तो यहाँ x होता है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक, और दूसरा है q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, x 0 1 नहीं, x 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो कि आगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में अब डिस्कस करेंगे, अभी हालांकि डिस्कस नहीं किया लेकिन यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इस वाले केस में आपका ये जो पहला केस है, इस वाले केस में ई एक्स आता है 1/p, सॉरी 0 से स्टार्ट है ना, तो 0 से है तो q/p, ये 0 से सपोर्ट स्टार्ट है, q/p नंबर ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट करता है ये, और यहाँ से वेरिएंस ऑफ x आएगा q अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ से जो mgf आएगा कितना आता है जी पहले वाले केस में, और यहाँ पे ये x आएगा 1/p, और यहाँ वेरिएंस सेम रहता है दिस, और mgf ये सब आगे हालांकि डिस्कस करना बाकी है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। बोलो भाई, mgf जिनको याद है, पहले वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में क्या होता है।
बाकी लोगों को याद है? ई ऑफ ई रेस टू केस कर देंगे, अभी डिवाइड भी हो जाएगा, हम्म। अभी डिवाइड भी कर लेंगे ना, ई ऑफ ई रेस टू ई केस। PET by 1 minus QE. ओके, तो यहाँ आता है क्या, ये आएगा p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t, और ये आएगा p e की पावर t अपॉन, ये आएगा। सो ये आगे की चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशन ना थ्योरम यूज़ करके आसानी से हो जाता है, वरना लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको यूज़ कर लो या वैसे भी प्रूफ कर लो। तो ये ज्योमेट्रिक पहला कंडीशन है। ज्योमेट्रिक के 2 डिफरेंट पीएमएफ्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, नंबर ऑफ फेलियर्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। सर वो जी 5 के सेकंड वाला जो सम है मैंने लिखा है, जैसे यहाँ लिखा हो ना, इसी में अगर तुम मान लो चौथा कंडीशन जो मैं लिख रहा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ के टाइम एक्स, तो ये के इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, के इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है ना, ठीक है, इंटू हो जाएगा। हाँ भाई, क्या पूछना चाह रहे हो तुम 5 में क्या? हाँ, तो सेकंड वाले का जो सीरीज का सम कैसे निकला है? सीरीज का सम मैंने नहीं निकाला है, मैंने यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर लिया, p को 1/2, q को 1/2 रख दो, यहाँ से 6 आ जाएगा आंसर। तो बाकी निकल भी जाएगा। कैसे निकालोगे सीरीज का सम? तो इसको 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा तुम्हें, एक्स स्क्वायर है ना वो, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा उसको। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, भेज दूंगा सॉल्यूशन। ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, x माइनस 1 x प्लस 1 है ना, मतलब इसमें ऐसा करो, माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे यहाँ पे, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स तब जाके आएगा। तो मैंने इसका सम डायरेक्टली नहीं निकाला है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी मेरे पास है। जैसे अगर इस तरह का पीएमएफ होगा ना, तो ये देखो Q की वैल्यू 1/2 है, P की वैल्यू 1/2 है, मतलब मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ थोड़े आगे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए नहीं अभी, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, EX का फॉर्मूला 1/P है इस वाले केस में, वेरिएंस का फॉर्मूला Q/P² है। अभी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो यहाँ से EX² ये निकल के आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में तुम P को 1/2 रख दो, Q को 1/2 रख दो, बताओ क्या आएगा आंसर? PQ दोनों 1/2 है यहाँ पे। तो मैंने ये वाला पार्ट यूज़ किया, मैंने सीरीज का सम नहीं निकाला डायरेक्टली, क्योंकि सम निकालेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। कर सकते हैं सॉल्व उसको, तो उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स करना पड़ेगा ब्रैकेट में, फिर उसको ब्रेक करके आएगा। मतलब अगर सीरीज का सम निकालना चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। अगर तुम्हें सीरीज का सम निकालना है, एक्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर इंटू हाफ की पावर एक्स, तो इसको तुम लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू हाफ की पावर एक्स प्लस में एक्स इंटू हाफ की पावर एक्स। यहाँ तक ठीक है? देखो पहले तो अब आगे तुम्हें सीरीज को खोलना पड़ेगा, तो ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो हमें ऐसा करना है कि x इंटू 1 माइनस एक्स हो गया, नहीं x इंटू एक्स माइनस 1 ना, सॉरी x इंटू एक्स माइनस 1। हाँ, अब यहाँ से तुम्हें फिर सीरीज निकालना पड़ेगा सम, तो इसका अलग सम, इसका तो अभी निकल चुके हैं, पहले पार्ट से जो आया है वही ये हो गया, अब इसका निकालना पड़ेगा। सो ये इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, बट थोड़ा टाइम टेकिंग। वैसे बोल रहा हूँ कि ये मैंने लिख दिया अभी, मुझे कोई आसान लिखना था, क्योंकि ये मतलब आगे जब एग्जाम देने जाओगे तुम पूरा सब कुछ पढ़ के जाओगे ना, तो वहाँ तुम्हें बहुत टाइम नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन सॉल्व करने में 10-20 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। इन्हें अभी तुम्हें लग रहा है सीरीज़ कैसे सम निकालेंगे बहुत मुश्किल है, लेकिन बोल रहा हूँ जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये तो ज्योमेट्रिक का पीएमएफ है, तो ज्योमेट्रिक का मीन वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। तो उस केस में हमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। अभी जो तुम करना चाह रहे हो वो प्रूफ करना चाह रहे हो, ये जो हम करेंगे वो प्रूफ करेंगे एक्चुअली। सो एग्जाम में प्रूफ से बचना होता है, इतना टाइम। हाँ,
कब कब यूज कर सकते हैं? जो ये आपने अभी बताया। ये यहाँ पे देखो ना, इस तरह का हमें पहचानना होता है पीएमएफ क्या है। तो ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं डिस्कस करूंगा, कहाँ पे था, यहाँ पे देखो ना तुम, ये रहा। अगर ऐसा पीएमएफ होगा जहाँ P प्लस क्यू 1 है, तुम्हें पता ही होगा P प्लस क्यू के बारे में, तो ऐसा पीएमएफ होगा तब यूज कर सकते हैं। अगर पीएमएफ इस फॉर्म का होगा तो अब आगे बताऊंगा मैं। देखो, अगर तुम्हें बाइनोमियल का पीएमएफ है तो बाइनोमियल का मीन निकाल लेंगे। ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक का मैंने पीएमएफ लिख दिया एक्चुअली, तो उसको इसको यूज़ किया। जब मैं बाइनोमियल का पीएमएफ लिख देता तो बाइनोमियल का मीन यूज़ करता मैं, है ना। अगर मैं पीएमएफ लिख देता एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, तो मैं बाइनोमियल का मीन निकालता, एन पी यूज़ करता वहाँ पे। तो यहाँ जो जैसा पीएमएफ है, अगर ये वाला रहेगा तो इसके केस में, है ना, यहाँ p प्लस क्यू जो है 1 है, मतलब q जो है वो 1 माइनस पी है, तुम जानते होगे। ये वेरिएंस है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है अभी बता रहा था ना मैं। तो यहाँ से ई एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा। चलो मैं आगे तुम्हें यहाँ बताता हूँ। देखो, तो मीन वेरिएंस इस फॉर्मूले से आ जाएगा, और उसके बाद ई एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। देखो जहाँ पे अभी मैं उसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। तो समझो ये वेरिएंस का है ना, तो यहीं से देखो ये सिग्मा स्क्वायर है यहाँ से। ये मुझे लगता है इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना चाहिए। ये सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये है ना। तो अगर तुम्हें मान लो ई एक्स पता है और तुम्हें सिग्मा स्क्वायर पता है, तो ये बताओ क्या ई एक्स स्क्वायर नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं? तो वही किया मैंने वहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़े से ये यूज़ किए हैं, यही वाला यूज़ किया वहाँ पे। हमने अभी ये बताया तुम्हें कि जो वेरिएंस है, वेरिएंस को हम नोटेशन लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का नोटेशन क्या है? सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का डेफिनेशन क्या है? तो वेरिएंस का ये डेफिनेशन है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। निकलेगा कैसे? तो उसके लिए पहले ई एक्स निकालना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कल मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा, कल वेरिएंस डिस्कस करेंगे। अभी आज हम मीन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें इसको यूज़ कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे था सिग्मा स्क्वायर इज ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, जहाँ म्यू मैं लिखता हूँ ई एक्स को, म्यू इज द मीन। तो यहाँ से अगर पूछेगा तुमसे कोई कि बताओ भाई, है ना, और ये जो सिग्मा स्क्वायर नोटेशन है ये वेरिएंस का नोटेशन है, सिग्मा स्क्वायर फॉर द वेरिएंस। और यहाँ से तुमसे कोई पूछेगा ई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, यही ना। तो वहाँ पे मैंने यही वाला चीज़ यूज़ किया हुआ है। तो इससे डायरेक्टली आ जाएगा, म्यू का फॉर्मूला पता है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो ई एक्स स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा। वरना वैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ये है। तो हम टाइम बचाने के लिए मैंने ये यूज़ कर लिया है। कल आगे बताइएगा सर इसके बारे में। हाँ, कल अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम ये आगे भी आएगा, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है ये आगे की चीज़ें हैं, लेकिन मैंने यूज़ इसलिए कर लिया है, ये आगे अभी आएगा। ये फॉर्मूला जो है ना, ये 1/p q/p ये सब बाद में आएगा, जब हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब चीज़ें तब आएगा जब हम ये पढ़ रहे होंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आएगा ज्योमेट्रिक, ये इसका फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो ये यहाँ पे आएगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हमें पढ़ना है। डीजेनरेट क्या होता है, उसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, बर्नौली क्या है, बाइनोमियल क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल क्या है, ज्योमेट्रिक क्या है, पॉइजन क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है। इन सब का तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि क्या पीएमएफ है या क्या पीडीएफ है, क्या मीन है, क्या वेरिएंस है। तो डायरेक्टली वहाँ से ई एक्स स्क्वायर वेरिएंस एक्स हम सीधा बता पाएंगे बिना कैलकुलेट किए। जितना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है जी। ये है, तो इसको अभी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये चीज़। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट अभी हम यहीं पे हैं, तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन खुद ही लिख दिए हैं तो वो यूज़ किया है ना, वरना मुझे लिखना नहीं चाहिए था। वैसे कोई आसान सा लिखना चाहिए था क्वेश्चन। तो एनीवे, तो मैं लोग लगता है कि अगले क्लास में ना कुछ क्वेश्चन मीन का कर लो अभी, और टाइम भी तो ख़त्म ही हो रहा है। लेकिन फिर वेरिएंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मीन वेरिएंस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी। जैसे चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं अभी आसान के लिए, कि जैसे क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ। चलो टेबल के थ्रू मैं पीएमएफ बता देता हूँ, कैसे भी लिख सकते हो, टेबल से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास है 1/2 व्हेन x इज -1, 1/4 व्हेन x इज 1, 1/4 व्हेन x इज 0 एंड 0 अदरवाइज। तो ये सिंपल एक आसान सा पीएमएफ लिख दिया मैंने। किसका पीएमएफ है? रैंडम वेरिएबल x का। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, बताओ मुझे इस रैंडम वेरिएबल का
पहली चीज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दूसरा व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तीसरा व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा एक और वर्ड आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट होता है वेरिएंस का, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अभी तो तुम चलो ये बताओ यहाँ पे ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स। बता पाओ जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर, ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। पर एक्सपेक्टेशन कभी माइनस में नहीं होती है ना, हाँ एक्सपेक्टेशन माइनस में हो सकती है। हाँ एक्सपेक्टेशन कोई भी रियल नंबर आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी, -1/4 तो -1/4 कुछ भी आ सकता है। हो जाएगा भाई ये 3/4 3/4 आ गया, वेरिएंस कितना आएगा 11/16 और एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स लिख दिया। तो ये ई एक्स सिंपल है ना, तो इसमें होता है एक्स पी एक्स, मतलब एक्स आई पी आई, तुमने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, x1 p1 प्लस x2 p2 x3 p3 इस तरह से होते हैं ना। तो यहाँ से तुम लिखोगे जैसे x की वैल्यू क्या है -1, सो प्रोबेबिलिटी एट -1, x की वैल्यू 1 तो प्रोबेबिलिटी एट 1, x की वैल्यू 0 सो प्रोबेबिलिटी एट 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो प्रोबेबिलिटी वहाँ लिखा हुआ है कि x1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 2 पे, तो यहाँ से सॉल्व करोगे सो ये -1/2 प्लस 1/4 अब प्लस 0, तो 1/4 -1/2 -1/4 हो गया। ऐसे ही बाकी कैलकुलेट कर लो, ये ई ऑफ, अब ये वो ई की टर्म नहीं आ रहा है। हाँ तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इंटू ई प्लस 1/2 इंटू ई की पावर -1, ठीक है ना। देखो कैसे होगा, यस तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स है, तो आपको पता है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या होता था, तो वो सिंपल है ई की पावर एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स। अब समेशन कहाँ पे करोगे, सपोर्ट पे, सपोर्ट क्या है इसका -110, सपोर्ट इज -110, सो एक्स को अगर रखोगे आप ई की पावर -1 तो प्रोबेबिलिटी एट -1 1/2, ई की पावर 1 तो प्रोबेबिलिटी एट 1 1/4, अब 0 रखोगे तो ई की पावर 0 प्रोबेबिलिटी एट 0 1/4, तो यही आ जाएगा। तो इसको ठीक से लिख दिया मैंने, वही लिख दिया वहाँ पे। सो इस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे ना आप। वेरिएंस क्या होता है, जैसे मैंने ई एक्स निकाला उसी तरीके से आप ई एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे, तो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेसन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट -1, 1 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1 0 पर ना, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो जैसे आप लोगों ने बताया ये आ गया 3/4, बाकी लोग चेक कर लेना। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में से ई एक्स के स्क्वायर को माइनस कर दो, ये फॉर्मूला है कि अब इसमें पुट कर दो तुम, वैल्यू आ जाएगी ना आंसर। तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा, ज़्यादातर लोगों को तो हो ही गया होगा, जिन लोगों को अभी मुश्किल अभी भी लग रहा है, तो उसमें ई एक्स स्क्वायर तुम्हें पता ही है पहले से 3/4 और माइनस मीन का स्क्वायर देखो ये 11/16 आ रहा है जो बता रहा है वो, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा। तो बाकी अभी आज हमने क्या किया है, आज बस हमने एक्सपेक्टेशन डिफाइन किया है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन डिफाइन किया है। अभी हमने सीखा कि एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा यूजिंग पीएमएफ एंड यूजिंग पीडीएफ। अगर सीडीएफ दिया होगा तो डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, उसमें हमें पीएमएफ पीडीएफ निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली सीडीएफ से निकाल सकते हैं, वैसे ही एक्सपेक्टेशन भी डायरेक्टली सीडीएफ से निकाल सकते हैं। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल मैं मीन वेरिएंस ही डिस्कस करूंगा कल भी, तो कल मीन और वेरिएंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेरिएंस तो इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैं डेफिनेशन लिखा आज वेरिएंस का, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, है ना, हाउ टू डिफाइन। चलो यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। अभी गेट का बैच का काम टाइम है, तो जैम वाले लोग लीव कर सकते हैं, काफ़ी लेट हो गया आज। ओके